नमस्कार दोस्तों। एसआरआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ दिया अर्थव्यवस्था, उसके विकास का इतिहास। आज चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ बच गया था कॉन्सेप्ट, उसको बना के एक छोटा सा वीडियो में सब आ जाएगा। उसके बाद हम आज आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 को। उसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, आय क्या होता है समझिए। आय को इंग्लिश में कहते हैं इनकम। आय मतलब क्या होता है, और राज्य की और राष्ट्र की आय समझिए। कोई भी राज्य कमाता नहीं है, कोई स्टेट कमाता है, बिहार कमाता है, नहीं ना कमाता है। कोई देश कमाने नहीं जाता है, बल्कि देश में अंदर रहने वाले लोग की आय क्या होती है। पूरे राज्य की आय जोड़ लीजिएगा तो इसका आय निकलेगा, देश की आय निकल जाएगा। राज्य का मतलब राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी लोगों की आय को क्या करते हैं, राज्य की आय। तो राज्य की आय पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसी से पता चलेगा कि कोई राज्य आय के रूप में कितना मेहनत कर रहा है, उसका यहाँ विकास दर कैसा चल रहा है। इससे क्या होता है, कंपटीशन का माहौल रहता है, और नीति बनाने में भी, पॉलिसी बनाने में भी आसान रहता है कि कोई पिछड़ गया है उसको आगे कैसे लाए, उसको कुछ विशेष पैकेज दे, उसको कुछ आगे प्रोत्साहन करे, है ना। तब ना केंद्र सरकार को या नीति बनाने में सुविधा होता है। ठीक है, तो आय पहले क्या होता है ये समझिए। राज्य की आय और राष्ट्र की आय क्या होता है समझिए। राष्ट्र की आय मतलब देश की आय क्या होता है, देश के सीमा के अंदर रहने वाले लोग। अब लोग मतलब देश का भी लोग होगा, अब विदेशी भी हो सकता है। विदेशी होता है, क्या होता है, एप्पल कंपनी विदेशी है, लेकिन यहाँ अंदर भारत में क्या कहता है कि भारत में आके कंपनी लगाइए, हम आपको छूट देंगे, टैक्स में छूट, ये सब। क्योंकि इससे हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ जाता है, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, आएगा तो हमको लोग को रोजगार देगा, इससे हम लोग का इनकम बढ़ता है, तो फायदा होता है। इन्हें समझिएगा कि विदेशी आके वो फायदा लेके जाता है, ये प्रॉफिट लेके जाएगा। लेकिन यहाँ जो उत्पादन करेगा, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ का आके जमीन खरीदेगा या जमीन लीज पे लेगा, उसके लिए भाड़ा देगा या रेंट देगा, यहाँ पे रोजगार उत्पादन लगाएगा तो रोजगार देगा, यहाँ बिजली बिल देगा, यहाँ टैक्स देगा, तो इससे भारत का इनकम होता है। तो देश के अंदर रहने वाले में जो भी है, देशी हो या विदेशी हो, उसके द्वारा जो उत्पादन होता है उसको किस में रखते हैं, राष्ट्रीय आय में रखते हैं। ठीक है, समझ गए। अब उत्पादन मतलब ये नहीं समझिए कि खाली कोई वस्तु बन गया, मार्कर बन गया तो उत्पादन हो गया। हम आगे मेहनत किए, टीचिंग किए, डॉक्टर आके डॉक्टरी किया, उसमें कुछ कुछ वस्तु का निर्माण थोड़ी होता है। तो अभी क्या होता है, अब वहाँ उसको क्या माना जाता है, उत्पादन माना जाता है। कोई अपना मेहनत किया तो उसको क्या कहते हैं, उत्पादन किया जाता है ना। समझिए, कोई आके डिलीवरी दे दिया तो उसमें आपको थोड़ी कोई सामान पैदा हो गया, लेकिन उसका भी इनकम हुआ कि नहीं, देश के इनकम। तो हमेशा आय को मतलब ये नहीं समझिए कि वस्तु का उत्पादन, सेवा का भी उत्पादन हो रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, उसका कुछ मूल्य होता है। आय का मतलब समझिए क्या होता है, इनकम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकम। जैसे हम अपना हाथ उठा दिए, आय हो गया, इधर चल के आ गए, नहीं हुआ। घर में मम्मी काम कर रही है, उसका नहीं ना हुआ। तो इसको आय, आय का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी मानसिक काम करें या शारीरिक काम करें, आप हो सकता है कि आप समझिएगा कि खाली शरीर से मेहनत करें। अभी हम बोल रहे हैं, शरीर को बैठा के कोई भी भाषण दे रहे हैं या कोई हम नीति बना रहे हैं, तो उसमें शारीरिक काम नहीं होता, मानसिक काम होता है। प्रशासन करना, या ऑफिस में बैठ के चेयरमैन के, सीईओ के, एमडी के पोस्ट पर, बड़ा बड़ा पोस्ट पर जो नीति बनाता है, पॉलिसी बनाता है, वो कोई मेहनत नहीं करता शरीर से। 60-60 लोग जज सब बैठ के फैसला सुनाते हैं, कि मानसिक काम होता है। शारीरिक काम कौन होता है, जो मजदूर लोग करते हैं, या हम लोग भी कभी कभी मानसिक शारीरिक दोनों करते हैं। तो हम लोग मानसिक काम करें या शारीरिक काम करें, उसके बदले में जो हमको मेहनताना मिलता है, जो पारिश्रमिक मिलता है, जो रिम्यूनरेशन मिलता है, उसी को मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, आय कहते हैं, आय, इनकम। हम जो मेहनत किए उसके बदले में जो हमको मेहनताना मिला, रिम्यूनरेशन मिला, जो हमको प्राश्रमिक मिला, उसको क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ठीक है, तो आय का मतलब समझ में आ गया। तो यही इस चैप्टर में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अब मजा आएगा। अब पहला थोड़ा पेज धुंधला हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे आप देखिएगा सब बेटर है, देखिए इसके बाद सब आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहला पेज में थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम तो समझ गए हैं, राज्य एवं राष्ट्र की आय। आप पढ़िएगा, सब आपको आता रहेगा। पहले ही हम इंट्रोडक्शन में सब चीज क्लियर कर दिए। देखिए, हम सभी देखते हैं कि समाज का हर व्यक्ति परिश्रम के द्वारा जो अर्जित करता है, वो अर्जित संपत्ति उसकी आय मानी जाती है। तो समाज का जो हर व्यक्ति है, जो इतना हर व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, जो काम कर रहा है, तो उसके द्वारा जो अर्जित संपत्ति है, उसी को आय कहते हैं। उसके बदले में जो उसका संपत्ति अर्जित होता है, जो उसका इनकम होता है, उसी को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक रुपया या पैसे के रूप में होता है। अब व्यक्ति को जो आय मिलता है, जरूरी नहीं है कि उसको पैसे के रूप में मिलेगा, लेकिन पैसे के रूप में अधिकतर लोग पैसे के रूप में ही अपना मेहनताना पाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। समझ में आया, देखिए, होने वाला आय पैसे या रुपये के रूप में होता है, या वस्तु के रूप में भी हो सकता है। देखें, वस्तु के रूप में भी हो सकता है, या आप हमको मेहनताना नहीं दिए, या जो हमको जरूरी है वही चीज़ आपको दे दी हमको। बात होता है ना कि हम कुछ काम करने जाए, उसके बदला में हम पैसा से जो चीज़ खरीदते हैं, उस सब चीज़ आप हमको दे रहे हैं, तो हम तब भी मेहनत करेंगे ना।
ताकि हमको जो चीज़ चाहिए डायरेक्ट दे दी, वस्तु भी दे सकते हैं आप। तो ये नहीं समझिए कि आय का मतलब होता है कि पैसा ही आना, कोई चीज़ उसके बदले में दे दिया, पैसा का ही महत्व का चीज़ दे दिया वैल्यू का, तो वो भी आय ही में होता है, ठीक है। अर्जित संपत्ति की मौद्रिक अभिव्यक्ति आय में होती है। जो अर्जित संपत्ति आपको हुआ उसका अभिव्यक्ति आय में ना होगा कि आप कितना रुपया का सामान दिए, कि हम मेहनत किए तो 5 केजी चावल दिए, 50 केजी, मेरा मेहनत रुपया पे डिपेंड करता है। हो सकता है छोटा काम करेंगे तो 5 केजी लेंगे, बड़ा काम करेंगे तो 50 केजी लेंगे, है ना। तो अर्जित जो संपत्ति होता है उसका मौद्रिक मूल्य किस में करते हैं, आय में करते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन या संपत्ति प्राप्त होती है उसे आय के व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। वही बात कर रहा है बार बार, लोग के द्वारा जो परिश्रम करता है उसके फलस्वरूप जो उसको मिलता है उसको धन या आय कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आय ही संपन्नता और विपन्नता का प्रतीक होता है। ये अच्छा लाइन है। और कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था समझिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो उसके नागरिक की जो होता है, उसमें रहने वाले जो नागरिक होता है उसका जो व्यक्तिगत, उसका जो उसके द्वारा जो निजी आदमी के द्वारा या समाज के द्वारा जो आय इकट्ठा किया जाता है उससे उसकी संपन्नता और विपन्नता को दिखाता है। जैसे अमेरिका जैसा देश है और मानते हैं पाकिस्तान जैसा देश है, ठीक है, दोनों का हम तुलना करते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं जो अर्जित अपना मेहनत के द्वारा जो पैसा अर्जित करते हैं तो उससे उसको उसका उसका देश संपत्ति में है कि नहीं, देश क्या है, संपन्न देश है कि नहीं, यही विपणन देश है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कितनों यहाँ पे उतना कमाते ही नहीं लोग। तो कोई भी देश में जो व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से जो पैसा इनकम कमाता है उससे उस देश का भविष्य तय होता है। आज हम जितना मेहनत करेंगे, जितना पैसा ज्यादा कमाएंगे, विदेश से भी कमा लिए, अपने देश में कमा लिए, इससे हम अपना देश का राष्ट्रीय आय में अपना पैसा जोड़ते हैं। हम देते नहीं है देश को, लेकिन मेरा पैसा देश में ऐड हो जाता है, समझ में आया। तो कोई भी वही कर रहा है कि कोई भी अर्थव्यवस्था में जो उसके निजी व्यक्ति के द्वारा या समाज के द्वारा जो भी मेहनत करके जो आय इकट्ठा किया जाता है उससे देश का संपन्नता पता जाता है कि अमीरी देश है कि गरीब देश है, ठीक है। आय का मापदंड जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। आय के ही मापदंड से आपका इनकम कैसा हो रहा है इसके द्वारा देश का औकात पता चल जाता है कि देश का कैसा औकात है, विकसित है, विकासशील है कि अविकसित है ना। अगर बहुत अच्छा पैसा कमाता है तो देश आय के हिसाब से विकसित हो जाता है। अमेरिका का प्रत्येक लोग का देखिएगा कमाई न्यूनतम, अगर न्यूनतम पर कमाई सुनिएगा तो हम लोग का मैक्सिमम कमाई जितना है, समझ में आया? लाखों रुपया महीना आराम से न्यूनतम कमाई होगा उसको। देखिए देश या राज्य को आय के आधार पर ही उसके विकसित विकासशील की श्रेणी में रखा है, बता दी है आय के हिसाब से ही विकसित या विकासशील होता है, ठीक है। भारत राज्य में गोवा, दिल्ली, हरियाणा ये आय के आधार पर समृद्ध मानी जाती है। गोवा जैसे राज्य हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, दिल्ली तो राज्य नहीं है लेकिन यहाँ पर विधानसभा है, और कौन हो गया, हरियाणा। ये समृद्ध हो आय के आधार पर, आय के आधार पर क्या है, ये सब समृद्ध है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय या राज्य की आय ज्यादा निकल कर आती है, जबकि बिहार का देखिएगा वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर देखिए बिहार कैसे आएगा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब बीमारू राज्य है। बीमारू जो राज्य है आज देखिएगा, बीमारू राज्य में यूपी नहीं है, राजस्थान नहीं है, बिहार तो अभी भी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, सब क्या है, आय के आधार पर पिछड़ा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश विकास की निचली श्रेणी में आता है। इसी प्रकार विश्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व के देश देखिएगा तो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जैसे देशों की समृद्धि मापन जो है भारत को विकास के ले पाया जाता है। ये सब भारत के मतलब भारत से ऊपर है, भारत जो है सबसे नीचे है, इसके आधार पर रखा जाता है, ठीक है। यह एक अलग बात है कि विगत वर्षों में भारत जो है तेजी से विकास कर रहा है, इससे समृद्ध की श्रेणी में भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। भारत भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, भारत समृद्ध अब अविकसित में नहीं विकासशील में आया है, और कुछ समय बाद विकसित अर्थव्यवस्था में बन जाएगा। भारत बहुत तेजी से विकास दर दिखा रहा है भारत में। अभी भी देखिएगा तो पूरा कोरोना में भी भारत का बहुत अच्छा स्थिति रहा, तब ना भारत चौथा नंबर पे आ गया है। भारत के कितना नंबर पे, चौथा नंबर पे। यूएसए है, उसके बाद कौन है, चीन है, ठीक है, जर्मनी है, उसके बाद कहाँ भारत का स्थान आता है कि नहीं। भारत को इसको पीछे छोड़ देगा 2030 तक, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीपीपी के मामला में तो है ये है। आय देखिए, आय जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक काम करता है तो उसके द्वारा जो उसको पारिश्रमिक दिया जाता है उसी उस व्यक्ति को आय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके आगे देखिए, जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में
हम देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान होता है। देखिए जिस प्रकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में, देखिए अब कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है या कोई भी सेवा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, इस प्रकार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं भूमि का प्राथमिक क्या होता है, लगान का प्राथमिक क्या होता है, लगान होता है, ठीक है। भूमि का प्राथमिक क्या होता है, लगान होता है। मतलब भूमि, आप आदमी नहीं भी कुछ काम कीजिएगा, अगर आपका भूमि रेंट पे लग गया तो इससे क्या होगा, आपको क्या आएगा, लगान आते रहेगा भूमि से, है कि नहीं। और देखिए श्रम का प्राथमिक क्या होता है, मजदूरी। श्रम क्या देता है, मजदूरी कर देता है। पूंजी क्या देगा, अगर कहीं पूंजी लगा दिए तो आपको ब्याज आएगा, कहीं पूंजी आप फंसा देंगे उससे ब्याज आएगा। व्यवसायिक या पारिश्रमिक का वेतन होता है, अगर व्यवसायिक कर रहे हैं या पारिश्रमिक मेहनत कर रहे हैं तो क्या आएगा, वेतन आएगा, ठीक है। एवं उद्यमी जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस शुरू करता है, उसका क्या होता है, लाभ या हानि होता है। उसको जो बिजनेस करेगा तो उसको क्या होगा, लाभ या हानि। समझिए कि अगर भूमि आपके पास है, आपके पास क्या है, भूमि, तो आपको क्या आएगा, लगान। भूमि है तो आपको पास क्या आएगा, लगान आएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उसको क्या आएगा, मजदूरी कर रहे हैं तो क्या आएगा, मजदूरी आएगा, ठीक है। मजदूर का मजदूरी आता है, ठीक है। उसमें बिजनेसमैन उद्यमी का क्या आता है, लाभ या हानि होता है कि नहीं। समझ में आया, सबका ये सब क्या उसका आय है। बिहार की आय देखिए, इनकम ऑफ बिहार। बिहार बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। बिहार क्या है, बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। जहाँ गरीबी, देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए बिहार क्या है, गरीब या पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। देखिए बिहार एक अत्यंत गरीब या पिछड़ा हुआ राज्य है। देश में निर्धनता के अनुपात के आंकड़ों में योजना आयोग के द्वारा मार्च 2009 में जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है, ठीक है। उड़ीसा के बाद बिहार सबसे गरीब है। और 2009 का आंकड़ा देखा जाए तो बिहार दूसरा, मतलब नीचे से टॉप किया सेकंड पे उड़ीसा, उसके बाद कौन था, बिहार का नंबर था सबसे पीछे में, आगे में नहीं, पीछे में, ठीक है। और अब अभी देखिएगा वर्तमान में तो उड़ीसा हम बिहार से आगे है। बिहार राज्य सर्वाधिक गरीब राज्य बन गया है। यहाँ पर कितना है, राज्य में 41% आबादी गरीबी रेखा के नीचे। आपको बताया था पिछला क्लास में कि पॉवर्टी लाइन होता है, उसके नीचे भी कितना परसेंट लोग है, 41.4% लोग, ठीक है, गुजर बसर करे। बिहार की राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में कम है। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है पूरा देश में क्या है, सबसे कम माना जाता है कि नहीं। पूरा देश में सबसे कम किसका आय माना जाता है, बिहार का। चलिए इसके देखिए, इसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। तो यहाँ पे आय इतना कम है तो आदमी बचत क्या करेगा, उसका आवश्यकता का तो पूर्ति नहीं हो रहा है, यहाँ पे बचत होगा। बिहार का लोग का बचत बहुत नीचे है, ठीक है। क्यों नीचे है, क्योंकि यहाँ पर इनकम ही उतना नहीं है, ज्यादा कमाता है उन्हें ज्यादा बचाता है। यहाँ पर इनकम खर्चा हो जाता है उसकी भरण पोषण में, यहाँ पर बचतें नहीं होता। बचत नहीं होने से क्या होता है, लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, लोग कहीं पर व्यापार, कोई धंधा या कहीं पैसा नहीं लगाता, क्योंकि बचतें नहीं है। बचत होगा तब ना कोई धंधा खोलेगा या कुछ रोजगार देगा किसी को। यहाँ पर बहुत आय इतना कम है जिसके कारण कम पूंजी निर्माण होता है, यहाँ पर बचत भी कम होता है, विनियोग भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देना, बैंक में जमा कर देना, कुछ जमीन खरीद लेना या स्टॉक मार्केट में लगाने, कहीं भी विनियोग या कुछ नहीं कर पाता, बचते नहीं है कहीं लगा सकते, जिसके फलस्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम हो रहती है। कि कायम कब रहेगा, ऊंचा आप कमाइएगा कब, आप सोचिए, तब बिहार का समझ में आएगा। आप ही है, हम ही है, तो हम अगर कमाएंगे, अगर हम खर्चे कर देंगे तो कभी मेरा विकास होगा। विकास कब होगा, जब हम कमाए, खर्च किए, उसके बाद कुछ बचा है। बचत से क्या होता है, हम कहीं पे लगाते हैं, बचत कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, विनियोग करें, बचत का उपयोग करें, इससे क्या होगा, हमको लाभ होगा। अब लाभ किसी के रूप में हो सकता है, या हम ब्याज पे दे दे, एगो अलग अलग बात है, या हम कुछ खरीद ले, उसका कोई पूंजी खरीद ले जिसका वैल्यू बढ़े आगे जाके, जमीन में कुछ लगा दिए, या कुछ ऐसा चीज खरीद ले जिसका मूल्य बढ़ता रह सकता है। बोलिएगा कैसा हो सकता है, हो सकता है बहुत सारा चीज होता है, खरीद ले, 500 रुपये का सोने खरीद ले हम, कच्चा सोना, मतलब कोई आभूषण नहीं खरीदे तो मेकिंग चार्ज नहीं ना लगेगा, तो उससे भी वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि नहीं, मेरा इनकम बढ़ेगा कि नहीं, यही बात होता है। समझ में आया। इसलिए भारत का विकास हो ही नहीं रहा बिहार का, ठीक है। ठीक इसके विपरीत देखिएगा तो भारत विकसित राज्य जैसे गोवा, दिल्ली आदि में जहाँ प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, बचत एवं विनियोग अधिक है। गोवा जैसा राज्य देखिएगा, दिल्ली जैसा राज्य देखिएगा, तो यहाँ बिजनेस इसलिए ज्यादा होता है कि यहाँ के लोग ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं तो पैसा बिजनेस ये सब में लगाने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि यह विकसित राज्य हो गया है कि नहीं, आय के मामला में।
जहाँ पूंजी निर्माण उच्च दर पे होता है, यहाँ पूंजी बहुत है, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती जाती है। इसमें यहाँ पर राज्य बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि आय का जितना आय आ रहा है बचत भी उतना ही हो रहा है, बचत का उपयोग करके कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, इससे क्या हो रहा है और आय बढ़ रहा है। इस राज्य में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रहा है, जबकि बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार में देखिएगा तो सब राज्य जितना, उड़ीसा भी पीछे था वो भी आगे हो गया, लेकिन बिहार नहीं हो रहा है। बिहार में अलग है, इसलिए आपको बिहार को अलग से समझना होगा, ठीक है। के परिणाम से हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। समानतः हम यह जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। आप समझिए कि गरीबी एक दुष्चक्र की तरह है। गरीबी क्या है? एक दुष्चक्र है, गरीबी दुष्चक्र है। समझिए, इस पे थोड़ा बताएंगे आपको गरीबी क्या होता है। गरीबी जो होता है एक दुष्चक्र होता है। दुष्चक्र मतलब गरीबी और गरीबी को जन्म देता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, बताइए कैसे। तो गरीबी जो होता है, जैसे कोई लोग गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब घर में लोग पैदा होता है, बड़ा होगा तो शिक्षा उसको नहीं मिलेगा। अब शिक्षा उसको नहीं मिला, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला, तो बीमार भी ज़्यादा रहेगा। तो उतना मेहनत का काम करेगा, बीमार हो जाएगा, कुपोषण का शिकार रहेगा। अच्छा उसका भरण पोषण नहीं हुआ, पोषण युक्त खाना नहीं मिला है, क्या होगा उसका उसका देखो स्वास्थ्य सुविधा का जिंदगी भर के लिए रहेगा। वो शिक्षा प्राप्त नहीं किया तो काम भी करेगा, उसका नीचे स्तर का मजदूरी वाला काम मिलेगा। उसका क्या होगा फिर उस वैसा ही उसका होगा। तो बच्चा के साथ भी यही सेम प्रोसेस होगा। गरीबी कभी गरीबी से एक दुष्चक्र है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। गरीबी से निकलने का उपाय बहुत मुश्किल है, क्योंकि गरीबी गरीबी को जन्म दे रहा है। एक गरीब है, बच्चा को नहीं पढ़ा सकता है, मजबूर है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं है, तो भरण पोषण बीमार हुआ, उसमें तबीयत खराब हो गया, तो गरीबी से कोई नहीं निकल पाता। यही गरीबी दुष्चक्र की तरह होती है, समझ गए। वही कह रहा है, देखिए गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन, इस कथन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने बताया था। गरीबी क्या है? कुचक्र है, विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी के रूप में व्यक्त किए हैं। इसके द्वारा इसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसने गरीबी में गरीबी है। गरीब क्यों है? कोई पूछा गरीब क्यों है, तो उसमें गरीबी है इसलिए गरीब है, यही बताएं। गरीबी के कारण उसकी आय कम होती है, अशिक्षा चरम पर होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश भी जन्म अधिक होता है। अब देखिए इन लोग का जन्म दर भी ज़्यादा होता है। जो गरीब लोग होता है उसका देखिएगा कि बच्चा लोग भी ज़्यादा होता है, कमाता कम है और बच्चा भी ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है भरण पोषण तो और नहीं कर पाता होगा। या और शिक्षा का तो बातें अलग है कि नहीं। इससे क्या होगा कि अगली पीढ़ी क्या होगी, कि अगली पीढ़ी क्या होगी, अधिक उसकी अधिक अधिक आय कहेंगे, ठीक है। जब इन सभी भौतिक देखिए जब इन सभी भौतिक अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय कुल रूप में आकलन किया जाता है, तब उसके उत्पादन कहते हैं, ठीक है। अगला दूसरा पेज आ गया, चलिए देखिएगा थोड़ा पेज उल्टा पुल्टा हो गया था। देखिएगा उनकी अगली पीढ़ी अधिक, देखिए कि अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। अब देखिए वहाँ पे जन्म दर अधिक है, अधिक जन्म दर है, इससे क्या होगा कि अगली पीढ़ी और गरीब होगी, क्या कि जन्म इतना बच्चा हो गया, उसका भरण पोषण अच्छा से नहीं होगा, उसका शिक्षा अच्छा से नहीं होगा, महंगाई और बढ़ते जाएगा। इससे उसका क्या होगा, स्किल डेवलप नहीं है तो उसका और गरीबी और धंसता जाएगा, एक दलदल की तरह है गरीबी। तो देखिए आप समझिए ना कि जन्म दर अधिक बच्चा है, ठीक है, और वहाँ पे अशिक्षा है, तो उसका जो इनकम जो होगा उसका आधार बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, इससे क्या होगा उसका अगला पीढ़ी भी गरीब रह जाएगा। ये चलता रहता है, ये कुचक्र है, दलदल की तरह है, ठीक है। तो गरीबी लोग इस गरीब हो जाती है, गरीब यह कुचक्र अनवरत चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। इससे क्या होता है, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। इस आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। पूछेगा गरीबी गरीबी को जन्म कैसे देता है, व्याख्या कीजिए। तब कहिएगा कि गरीब जो लोग होते हैं वहाँ पर जन्म दर बहुत ऊंच होता है, और इतना कम इनकम भी क्या होता है, उसका आय भी बहुत कम होता है, जिससे उनका बच्चा पे शिक्षा पे खर्च नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, उसका जो आने वाला जो भविष्य होता है उसके लिए काम का आधार न्यूनतम हो जाता है। अगर जो शिक्षा प्राप्त कर ले रहा था तब ना उसका इन अलग अलग जगह नौकरी करेगा, अच्छा आय मिलेगा। अब उसको शारीरिक मेहनत के अलावा मजदूरी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इससे क्या होता है, तो भी आय क्या होगा, कम होगा, तो ऐसा अगला पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो जाएगा सेम चीज। जिससे क्या होगा, गरीबी गरीबी को जन्म देगा, कभी गरीबी से ही बाहर नहीं निकल पाएगा, है कि नहीं। चलिए, जबकि उसका बचत नहीं होता है। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, देखिए अब जिस राज्य का उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, जैसे गोवा देखिए, गोवा यहाँ पे देखिए एरो समझिए, ये एरो घूम रहा है, इसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, गोवा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या होता है, अधिक विनियोग, इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक कर दिया, ठीक है। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय कितना, इनका इनकम उच्च है, इससे क्या हो रहा है, विनियोग इन्वेस्टमेंट खूब कर रहा है। जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उच्च
पूंजी निर्माण होगा, उसका इनकम जो कैपिटल होता है, पूंजी जो बनेगा इसका उच्च होगा। इससे क्या होगा, उससे अधिक बचत करेगा, अधिक बचत करेगा तो इससे क्या होगा, उसका आय भी अधिक होगा। अब अधिक पैसा बचाइएगा तो उसको कहीं लगाइएगा ना, तो कहीं लगाएंगे। बचत का मतलब क्या होता है, बचत कर लिए ठीक है, तो बचत करके विनियोग इन्वेस्टमेंट कहीं आप नहीं करिएगा तो बचत आपका फायदा नहीं होगा। बचत का मतलब क्या होता है, बचत करने के बाद विनियोग करना है, इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, या तो सोना कर लीजिए या कहीं कुछ पूंजी खरीद लीजिए। इससे क्या होता है, आपका बचत का क्या होगा, विनियोग करके इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है। यही आपको इस ग्राफ के द्वारा समझाया गया। जहाँ निम्न प्रति व्यक्ति आया तो देखिए, जैसे बिहार राज्य में देखिए यहाँ पे निम्न विनियोग है, मतलब कि समझिए कि इन्वेस्टमेंट नाम का चीज नहीं है, क्योंकि लोग का इनकम कम है तो बचत भी नहीं होता है। तो बचत नहीं होगा तो क्या होगा, वो विनियोग इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे नहीं ना करेंगे। इससे क्या होगा, वहाँ निम्न पूंजी निर्माण होगा, वहाँ पे पूंजी कुछ रहेगा, पूंजी नहीं होगा, बचत नहीं होगा, इनकम एक्स्ट्रा नहीं होगा। इससे क्या होगा, हमेशा ही चलता ही रहेगा, ये कुचक्र है। अब निम्न बचत का कुचक्र चलता रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए भारत के 28 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक व्यक्ति आय अभी कहाँ माना गया, चंडीगढ़ में। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कहाँ है, चंडीगढ़ में। इस मामले में शीर्ष स्थान पर है, विगत 5 वर्षों से बना हुआ है। 5 साल से सबसे ज्यादा आय किसका निकल के आ रहा है, चंडीगढ़ का, ठीक है। पूरा राज्य और यूटी का मिला ले तो देश की आय के मानक के रूप में निर्धारित करने वाली संस्था, जिसे क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। आय का आकलन कौन करता है, सीएसओ, केंद्रीय स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। उसको कहते हैं डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स कहते हैं। उसके द्वारा 16 सितंबर 2008 को एक जारी आंकड़ों के अनुसार 2007 में चंडीगढ़ जो है प्रति व्यक्ति आय कितना निकल के आई है, 70,361 रुपया निकल के आया है, ठीक है। समझ गया। जबकि रुपया रहा है, जबकि देश के 28 राज्य की चर्चा करें तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा और दिल्ली का बताया गया है। अगर पूरा 28 राज्य में देखें तो दिल्ली और गोवा का सबसे ज्यादा है। ताजे आंकड़ों के साथ प्रति व्यक्ति आय कितना बताया, 54,850। देखिए कितना पीछे है। ये राज्य में भी देखिए 54,850 से निकला है। जो उच्चतम आय कितना कमा रहा है ये सब राज्य, 54,850। जबकि चंडीगढ़ का देखिए यूटी होके कितना कमा रहा है, 7,361 प्रति व्यक्ति आया है, ठीक है। दिल्ली में देखिए 50,565 बताया गया है। तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है और पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। 2008-9 में बिहार में जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 11.03% राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर जो गुजरात में है। उसके बाद गुजरात में आया, बताया था कि एक पॉलिसी बना, उसके बाद गुजरात के बाद किसका राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि दर निकला, उसके बाद बिहार का निकला है ना। बिहार का निकला कि नहीं आया, गुजरात का कितना था, 11.05, 11.05। अब बिहार का कितना था, 11.03% है कि नहीं। इसी तरह आप बिहार पिछड़ेपन का चोला त्याग कर विकास की तरफ के उन्मुख है। आज भी देखिएगा तो बिहार का जो वृद्धि दर निकलता है काफी अच्छा निकल के आता है। क्यों, बिहार का अभी विकास की संभावना बहुत है कि नहीं। अब देखिएगा बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बचत हो रहा है, वहाँ पे भी पॉलिसी बन रहा है, बिहार भी अब आगे निकलेगा, ठीक है। वृद्धि दर है, पोटेंशियल है, तब ना वृद्धि दर हो रही है। चलिए देखिए आय कहेंगे, चलिए देखिए सकल घरेलू उत्पाद जानते हैं, जीडीपी क्या होता है, बराबर सुनते होंगे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत लोग का न्यूज में भी जीडीपी के बारे में बोल देता है, लेकिन उसके बारे में उसको पता नहीं होता है। जीडीपी क्या होता है समझिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है कोई साल का होता है, ठीक है। कोई एक साल में कोई निश्चित अवधि में देश के अंदर में, देश के घरेलू सीमा के अंदर में जो भी वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, उसका जो वृद्धि देखते होता है उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। समझिए देखिए किसी देश में दिए गए वर्ष में, बता दिए निश्चित वर्ष में, वस्तु या सेवा का जो कुल मात्रा जो होता है उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। उसका जो वैल्यू लगाएंगे देश की सीमा के अंदर में एक साल में कोई भी अवधि के लिए जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है ना, उसका जो मौद्रिक मूल्य लगाएंगे तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, अब ग्रोथ रेट भी लगता है, जीडीपी ग्रोथ रेट कहाँ लगा, क्योंकि जीडीपी जो ग्रोथ हुआ वो पिछला बार की तुलना में कुछ ज्यादा हो जाता है, जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाता है कि नहीं। समझ में आया। देखिए जीडीपी क्या होता है, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी समय अवधि में, मतलब एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को ही उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। समझ में आया। मतलब एक वर्ष में, निश्चित अवधि मतलब एक वर्ष में कहाँ पे करना, उस देश के सीमा के अंदर में कैसी का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का
अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद समझिए क्या होता है, जैसे हम गेहूं उपजाएं, ठीक है, गेहूं उपजा के उसको डाले बिस्किट फैक्ट्री में, जो बिस्किट तैयार हुआ तो हम आटा को नहीं जोड़ देंगे, गेहूं उत्पादन हुआ तो गेहूं का पैसा जोड़ दिए, फिर आटा बना उसका आटा का पैसा जोड़ दिए, फिर बिस्किट बना बिस्किट का पैसा तो बहुत बार ऐड हो जाएगा ना, इसलिए अंतिम उत्पाद जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, बिस्कुट को हम ऐड कर लेंगे तो इससे क्या होगा, पूरा ऐड हो जाएगा। तो हमेशा अंतिम वस्तु का मूल्य ऐड करते हैं, गेहूं चावल ये सब नहीं करेंगे, गेहूं चावल का जो भी जहाँ भी बिकेगा अंतिम रूप से उसका हम वैल्यू ऐड करते हैं, अंतिम मूल्य, याद रखिए, ठीक है। चलिए आप देखिए कुल सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी, जीएनपी ये काहे लाया गया समझिए। जीडीपी मतलब क्या होता है, कोई विदेशी भी भारत के अंदर कमाएगा ना उसका भी पैसा जुट जाता है, लेकिन ये क्या होता है वो तो पैसा कमा के बाहर ले जाएगा। तो हम लोग का जीएनपी क्या होता है, अब बाहर में भी जो दो देश में लोग कमा रहे हैं तो उसके द्वारा जो पैसा कमा के कहाँ भेजा जाता है, भारत में ना भेजा जाता है, तो वो तो पैसा नहीं आ रहा है, वो तो वहां रह के कमाया लेकिन भारत में पैसा भेज दिया। तो जीडीपी में क्या होता है कि विदेशी लोग का पैसा ऐड रहता है और भारतीय लोग का पैसा जो बाहर से आता है वो नहीं ऐड होता है। आज भी देखिएगा तो टॉप लेवल पे जो भारत का जो पूरा विश्व में कि कौन सबसे ज्यादा पैसा भेजता है तो वो भारत है। भारत का 100 बिलियन निकल के आया था डॉलर, जो पूरा देश में सबसे ज्यादा था, ठीक है ना। इसलिए जीएनपी में क्या होता है देखिए आप समझा देते पहले ये कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो हमारे देश के नागरिक को द्वारा जो कमाया गया है चाहे ये देश में रहे चाहे विदेश में रहे, तो उसका जो इनकम होता है उसके द्वारा जो वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का उत्पादन होगा उसका जो वैल्यू निकलेगा पैसा, तो उसको क्या कहते हैं जीएनपी। देखिए किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन सकल घरेलू उत्पादन में क्या अंतर है समझिए। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन से देशवासियों द्वारा विदेश में जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी का, समझ में आया। जीएनपी में क्या होता है, जो देश में जो लोग कमा रहे हैं उसका पैसा जोड़ेंगे अब विदेशी लोग का बाहर निकालेंगे, ठीक है, और विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटाया जाता है, समझ में आया। मान लेते हैं कि इंडियन अब विदेशी को क्या मान लेते हैं, फॉरेन मान लेते हैं। जीएनपी जो निकलेगा जीडीपी में तो आइए गया जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में से विदेशी लोग का पैसा बाहर करिए माइनस कीजिए, विदेशी लोग को एक्स कर दिए इंडियन सबको आई कर दिए, तो ये निकल के आया आपका जीएनपी। अगर हम लोग का इंडियन पैसा ज्यादा कमाया होगा तो पॉजिटिव में निकलेगा, जीडीपी में और ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग का देसी आदमी पैसा कम कमाएगा अब विदेशी लोग ज्यादा कमा लिए हमारे देश से तो माइनस में निकल के आएगा, तो जीएनपी कम हो जाएगा। तो पूछेगा जीएनपी और जीडीपी बराबर कब होगा, ऐसे पूछ सकता है। कब होगा, जब हम लोग का देश का लोग अब विदेशी लोग उस सेम चीज करेगा, ये जो है ये निश्चित निकल के आएगा, मतलब जो जितना पैसा देश से बाहर आ रहा है उतना हम लोग को देश के अंदर में भेज दे रहा है, तो ये क्या होगा बराबर हो जाएगा। जीएनपी ज्यादा आ गया, जीएनपी ज्यादा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। जीएनपी कब ज्यादा होगा, जब हमारा देश का नागरिक ज्यादा कमाएगा विदेशी लोग कम पैसा ले जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे जीएनपी ज्यादा हो गया। कभी कभी जीएनपी कम हो जाता है, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का देश का लोग जो है वो कम कमाया अब विदेशी लोग यहाँ पे ज्यादा कमा के ले गया तो उसको जीएनपी क्या आएगा उसमें कम आएगा, ठीक है, समझिए। आप देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है समझिए जी। देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, प्राप्त करने के लिए कुल खर्चा करना पड़ता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से खर्च के मध्य शेष बचता है जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देखिए उत्पादन के बीच में इसी वितरण किया जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट, मरम्मत व्यय एवं उसके बीमा का व्यय ये सबको हटाया जाता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। समझिए जो भी हमको डेफिसिट आया, जैसे बोर्डे है, बोर्ड का पैसा क्या होता है डेली हर साल क्या होता है इस पर क्या होता है डेफिसिट आते जाता है, कम आते जाता है कि नहीं। इसका पूंजी क्या होता है घटता जाएगा, है कि नहीं। कारें खरीदे हम तो कार का जो पूंजी हुआ उसी का वैल्यू अगला साल भी होता है कि उससे कम आका जाता है। मोबाइल फोन खरीद लिया आईफोन, तो इस साल 1 लाख में खरीदे तो अगला साल क्या होगा उसका दाम कम हो जाएगा, उसमें क्या आएगा डिफ्लेशन आते जाएगा, है कि नहीं आएगा, उसमें पैसा क्या आएगा कम होते जाएगा। तो उस सबको माइनस करते हैं, उसमें जो व्यय लगा बीमा हुआ उस सबका पैसा माइनस करेंगे, ठीक है, जो खर्च हुआ खपत हुआ घिसावट हुआ, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश, भारत का राष्ट्रीय आय आज से नहीं निकलता है, मतलब अंग्रेज के समय से ही देश का आर्थिक न्याय दादा भाई नौरोजी ने निकाल दिया था। समझिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। भारत का राष्ट्रीय आय निकालेगा तो अंग्रेज का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए भारतीयों ने ही प्रयास किया।
भारत में सबसे पहले सन 1868 में दादा भाई नौरोजी, देखिए 1868 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, देखिएगा 1868 में दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के समय में क्या हुआ, देश का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। ठीक है, राष्ट्रीय उन्होंने अपना पुस्तक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी पूछ देगा किताब किसने लिखा, तो दादा भाई नौरोजी ने। इसमें क्या बताया, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया। उस समय देखिए 1868 में कितना है, पर व्यक्ति कितना रुपया कमाता था, 20 रुपया। कब, 1868 में। ठीक है, वो निकाले थे दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VK RB राव ने 1925-29 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, देखिए 1868 में दादा भाई नौरोजी ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार अंग्रेज के समय में क्या भारत का राष्ट्रीय आय निकाला। भारत का राष्ट्रीय आय कितना रुपया निकला, 20 रुपया। कितना निकला, 20 रुपया निकला एक व्यक्ति का। ठीक है, इसके बाद अनेक अनेक अर्थशास्त्री क्या करें, भारत का राष्ट्रीय आकलन का आय का आकलन करते रहे। 1925-29 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय की समिति गठित की। और आजादी के बाद 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इसका उद्देश्य क्या था, भारत का राष्ट्रीय आय कितना निकल रहा है उसका आकलन करना था। इस समिति ने 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 51 में अपना प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब पता चलेगा कि 51 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना भी था, और उसको क्या कहते हैं, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। ठीक है, देखिए इसमें 1948-49 के बीच में देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना निकला, 8,650 करोड़ रुपया बताई गई। प्रति व्यक्ति आय कितना निकल के आया, 246 रुपया बताया गया। तो 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन करते हुए सरकार का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र का विशेष योगदान है। आप प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं आज, उसके बाद कल पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय समझ गए। राष्ट्रीय आय क्या होता है, एक देश के सीमा के अंदर जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसके मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में से क्या करते हैं, जनसंख्या को डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, जनसंख्या को, तो उसको क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। उस पर बता दिए पिछला क्लास में, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, नेशनल इनकम बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, भारत जैसे बड़े देश में जहाँ जनसंख्या काफी तेजी बढ़ रही है वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, और शिक्षा का स्तर ज्यादा है, वहाँ भाषा, जीवन शैली और संस्कृति की बहुलता है। इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय का बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से आगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगला क्लास में इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।